नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित किया। वैश्विक विकास के मानदंडों और प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार तथा समावेशी और सतत विकास का आह्वान किया। G20 शिखर सम्मेलन में जलवायु संकट सहित वैश्विक चुनौतियों पर संयुक्त घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रतिबंधित CPI माओवादी के 37 सदस्यों ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया। इनमें राज्य समिति के 3 वरिष्ठ सदस्य भी शामिल। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली NCR के लिए चरणबद्ध कार्रवाई योजना ग्रैप को संशोधित किया। नाइजीरिया के मध्य इलाके में एक कैथोलिक स्कूल में हथियारबंद लड़ाकों ने लगभग 300 विद्यार्थियों का अपहरण किया। और टोक्यो में डेफलिम्पिक्स में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारतीय निशानेबाज माहित संधू ने स्वर्ण पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आज से G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वीं बार G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने भारत की सभ्यतागत ज्ञान परंपरा पर आधारित समग्र मानववाद की अवधारणा का उल्लेख किया, जो विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 4 प्रमुख प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की परिकल्पना को मूर्त रूप देते हुए अपने संबोधन में 4 प्रमुख प्रस्ताव रखे। श्री मोदी ने G20 के तहत एक वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार स्थापित करने और G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर पहल का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने G20 देशों को प्रशिक्षित चिकित्सीय विशेषज्ञों की टीम बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। नशीले पदार्थ की बढ़ती चुनौती से निपटने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने ड्रग टेरर नेक्सस का मुकाबला करने के लिए G20 पहल का भी प्रस्ताव रखा। इस बीच G20 दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र भी अपनाया गया। नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। जोहानिसबर्ग से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। सम्मेलन में G20 के नेताओं ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में वृद्धि होगी। उनका मानना था कि अब तक इसके लाभों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है। इन नेताओं ने G20 क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क का स्वागत किया। G20 देशों ने ऐसी वित्तीय नीतियों को अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई जो सभी के लिए आर्थिक समृद्धि में योगदान दें। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने आज अमेरिका की आपत्ति के बावजूद सर्वसम्मति से संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें कहा गया है कि एकजुटता, समानता और निरंतरता समावेशी वैश्विक विकास के आवश्यक स्तंभ हैं। 39 पृष्ठों के इस दस्तावेज में ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और आपदा के बचाव को प्रमुखता दी गई है। इसमें बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, संघर्षों और बढ़ती असमानता को आर्थिक स्थिरता के प्रमुख खतरा बताया गया है। घोषणा पत्र में बहुपक्षीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया गया है, जिसमें सीमाई विवादों में शामिल देशों को परोक्ष रूप से उल्लेखित किया गया है। घोषणा पत्र में विकासशील देशों में कर्ज माफी बाधाओं का भी उल्लेख किया गया है, जो बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में निवेश के रास्ते को बाधा बनाती हैं। घोषणा पत्र में G20 की बहुपक्षवाद और सर्वसम्मति पर आधारित सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामोआ ने कहा कि शेरपा स्तर पर वार्ताएं पहले ही पूरी हो चुकी थी, जिससे नेताओं को बिना किसी देरी के घोषणा पत्र को मंजूरी देने में सुविधा हुई। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और कनाडा के प्रधानमंत्री माइक कार्नी के साथ बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें आज ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार ACITI साझेदारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ चर्चा भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
तेलंगाना में प्रतिबंधित गुट सीपीआई माओवादी के 37 सदस्यों ने आज हैदराबाद में आत्मसमर्पण किया। इनमें राज्य कमेटी के 3 वरिष्ठ सदस्य और 25 महिलाएं शामिल हैं। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक बी शिवधर रेड्डी के सामने इन माओवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। एक रिपोर्ट। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में 25 महिलाओं सहित 37 माओवादियों ने तेलंगाना पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और मुख्य धारा में लौट आए हैं। इस प्रकार राज्य में वर्ष 2025 तक कुल 465 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। आज आत्मसमर्पण करने वालों में तेलंगाना राज्य समिति के 2 सदस्य कोयाडा संबैया आजाद, अप्पासी नारायण और रमेश दक्षिण बस्तर डीबीसी सचिव मुचाकी सोमादा भी शामिल हैं। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक शिवधर रेड्डी के अनुसार 37 माओवादियों को ये सम्मोहित निर्णय राज्य सरकार द्वारा हिंसा त्यागने और नागरिक जीवन में लौटने हालिया अपील से प्रभावित था। आत्मसमर्पण के कारणों के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में संबैया ने कहा कि ये निर्णय बदलते परिस्थितियों के मद्देनजर लिया गया है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में उभरा है। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान के 44वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे परिवर्तन कदमों से उच्च शिक्षा के स्तर में उल्लेखनीय बदलाव आया है। शिक्षा मंत्रालय 2 दिसंबर से तमिलनाडु और काशी के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों को मनाने के लिए काशी तमिल संगमम के 4थे संस्करण का आयोजन कर रहा है। यह पहल दोनों क्षेत्रों के बीच सभ्यता, संस्कृति, भाषा और लोगों के बीच संबंधों का सम्मान करती है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाती है। ये कार्यक्रम IIT मद्रास और BHU वाराणसी द्वारा किया जा रहा है। इसे संस्कृति, सूचना और प्रसारण, पर्यटन तथा वस्त्र मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों का समर्थन प्राप्त है। हमारी संवाददाता ने बताया कि वर्ष 2022 में अपनी स्थापना के बाद से काशी तमिल संगमम में जन भागीदारी देखी गई है। देश की 2 सबसे पुरानी ज्ञान परंपराओं को फिर से जोड़ने वाले एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक सेतु के रूप में उभरा है। काशी तमिल संगमम 4थे संस्करण को तमिल सीखें तमिल करकलम विषय पर आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पूरे भारत में तमिल सीखने को बढ़ावा देना है। इस संगमम में 1400 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जिनमें विद्यार्थी, अध्यापक, लेखक, मीडिया पेशेवर और आध्यात्मिक विद्वान शामिल हैं। ये सभी प्रतिनिधि 8 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, जिसमें वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या की यात्राएं, संवाद, सेमिनार, सांस्कृतिक प्रदर्शन और स्थानीय व्यंजनों और विरासत से परिचय शामिल होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में गंभीर वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए चरणबद्ध कार्रवाई योजना में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोग ने ग्रैप 4 के उपायों को अब ग्रैप 3 के अंतर्गत लागू करने का फैसला किया है। CAQM के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रैप चरण 2 में लागू किए गए कई उपाय अब ग्रैप चरण 1 में लागू किए जाएंगे, जैसे डीजल जनरेटरों के उपयोग को रोकने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना, यातायात प्रबंधन को और सुचारू करना और समय समय पर लोगों के लिए सार्वजनिक परामर्श जारी करना। इसके अतिरिक्त ग्रैप चरण 3 के तहत पहले सूचीबद्ध उपायों को चरण 2 में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसमें दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में सरकारी कार्यालयों के लिए काम के समय में बदलाव करना है। इसी तरह पहले केवल चरण 4 में लागू प्रतिबंध अब चरण 3 में लागू होंगे। इनमें दिल्ली और NCR क्षेत्र की राज्य सरकारों, नगर निगम और निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ संचालित करने की अनुमति देना और शेष कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति देना शामिल है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 4 श्रम संहिताओं को लागू करने की सरकार की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने इन सुधारों को सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम वेतन ढांचे को बेहतर बनाने तथा संस्थागत क्षमता निर्माण की दिशा में इसे एक बड़ा कदम करार दिया। गुजरात के श्रमिकों ने भी इसका स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। आकाशवाणी से बातचीत में महिसागर के राम प्रकाश गुर्जर ने भी सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नए कानून श्रमिकों के लिए काफी फायदेमंद हैं। मैं राम प्रकाश टाइल्स के काम करते हैं। गुजरात के महिसागर जिले के लुनावाड़ा में रहते हैं। जो मोदी जी ने श्रमिकों के लिए जो कार्य किए हैं उनकी हम बहुत ही सराहना करते हैं। जो कानून निकाले वो हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। मोदी जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
केंद्रीय हज समिति ने आज मुंबई में आयोजित बैठक में हज 2026 के लिए भारतीय हज यात्रियों के सफर को बेहतर और सरल बनाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार ने समिति को निर्देश दिया कि वे हज यात्रियों के लिए सभी लंबित बकाया का 75% तुरंत वापस कर दें। मदीना बस दुर्घटना के पीड़ितों का अंतिम संस्कार आज दोपहर सऊदी अरब के मदीना में धार्मिक परंपराओं के अनुसार किया गया। मध्य नाइजीरिया के एक कैथोलिक स्कूल से 300 से ज्यादा बच्चों और कर्मचारियों का अपहरण कर लिया गया। नाइजीरिया के ईसाई संघ ने बताया कि कल नाइजर राज्य के पापेरे स्थित सेंट मैरी स्कूल से 303 विद्यार्थियों और 12 शिक्षकों को अगवा किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज एक जीवंत उत्सव बन गया। इसमें IFFIT एस्टा ने गोवा में संगीत, संस्कृति और सिनेमाई संवाद का माहौल तैयार किया। इस कार्यक्रम में अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि दूरदर्शन ने कई पीढ़ियों को सिनेमा की दुनिया से परिचित कराया और भारतीय रचनात्मक स्मृति को स्थायी बताया। दूरदर्शन के महानिदेशक ने डिजिटल बदलाव के साथ सुरक्षित और पारिवारिक मनोरंजन प्रदान करने में वेब्स OTT की भूमिका को रेखांकित किया। फिल्म महोत्सव तीसरे दिन भी सिनेमा प्रेमियों को रोमांचित करता रहा। एक रिपोर्ट। एशिया के इस सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव का आज तीसरा दिन है। सुबह से ही फिल्मों की स्क्रीनिंग, मास्टर क्लास और इंटरव्यू का सिलसिला जारी रहा। कई बड़ी फिल्मी हस्तियों और नए कलाकारों के साथ विशेष संवाद तथा मीडिया इंटरेक्शन कार्यक्रम सिने प्रेमियों को आकर्षित कर रहे हैं। जाने माने फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी मास्टर क्लास में जीवन, सिनेमा और कहानी कहने की कला पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी से जुड़े दिलचस्प अनुभव साझा किए और फिल्मकार के रूप में अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने तक की यात्रा को बड़े आत्मीय अंदाज में बयान किया। तो आप करेंगे तो क्या? मैंने कहा ऐसा है सर, मुझे फिल्म बनाने दीजिए, मैं रिलीज नहीं करूंगा। तो शौक में आ गए, आप रिलीज नहीं करेंगे? मैंने कहा मैं लिख के देता हूँ सर, मुझे बनाने दीजिए, मैं रिलीज नहीं करूंगा। तो प्रॉब्लम ही खत्म होगी ना, स्ट्राइक तो हो ही गई, पिक्चर बनी पर रिलीज ही नहीं हुई। फिल्म पेस्कादोर के निर्देशक हैरी डोमिनिको रॉसी ने बताया कि उनकी ये फिल्म निजी जीवन की गहरी अनुभूतियों से प्रेरित है और इसे बनाना कई स्तरों पर चुनौतीपूर्ण रहा था। ये फिल्म अब वैश्विक स्तर पर सराहना बटोर रही है। वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी फिल्म तन्वी द ग्रेट पर अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि ये फिल्म कभी हार न मानने के आदर्श वाक्य से प्रेरित है, जिसने हमेशा उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को दिशा दी है। इसके बाद मस्किटोस फिल्म के निर्देशक वैलेंटाइना बर्तानी और निकोल बार्तानी ने बताया कि ये कहानी एक संवेदनशील, भावनात्मक तथा गहन विषय को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत करती है और इसी वजह से इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काफी सराहना मिल रही है। फिल्मोत्सव में आज सुबह से लगभग 50 फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है, जिससे ये दिन दर्शकों के लिए बेहद खास बन गया है। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। टोक्यो में डेफलिम्पिक्स निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की माहित संधू ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित किया। श्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में जलवायु संकट सहित वैश्विक चुनौतियों पर संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाया। प्रतिबंधित CPI माओवादी के 37 उग्रवादियों ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया। और टोक्यो में डेफलिम्पिक्स में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारतीय निशानेबाज माहित संधू ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।